आज जनवादी कविता को समझते हैं और जनवादी कविता क्या है और कहाँ से ये प्रारंभ होती है। तो समकालीन कविता में 1967 ईस्वी के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से उभरी जिसे जनवादी कविता कहा जाता है। और यह प्रवृत्ति बाहरी तौर पर नवीन प्रतीत हो रही थी, किंतु वस्तुतः यह पहले से चली आ रही प्रवृत्ति थी। और या कहें कि जो नई चली वो पहले से जो चली आ रही प्रवृत्ति थी उनका एक नया प्रस्फुटन था। प्रगतिवाद के कुछ कवि प्रगतिवाद के दौर से ही समाजवादी यथार्थवाद की कविताएं लिख रहे थे, जैसे नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल आदि। ये जनवादी कवि या जन कवि भी कहे गए हैं, जिसमें नागार्जुन का नाम तो सर्वोच्च है ही। ये साहित्य आंदोलन के केंद्रों में तो नहीं थे, किंतु अपनी उपस्थिति अवश्य बनाए हुए थे। नई कविता आंदोलन में भी कुछ ऐसे कवि शामिल थे जो आधुनिकतावादी थे किंतु व्यक्तिवादी नहीं थे। इन्हें मार्क्सवाद में गहरा विश्वास चाहे ना रहा हो, किंतु समाज के वंचित तबके की चिंता इन्हें परेशान करती थी। इनमें शमशेर, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय तथा केदारनाथ सिंह आदि शामिल हैं। 1967 के आसपास ये कवि भी जनवाद की ओर प्रेरित हुए। इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कुछ कवि भी जनवाद की ओर प्रेरित हुए। हमने कल अकविता आंदोलन के बारे में जाना था, तो अकविता से जो कवि जुड़े हुए थे वो भी जनवाद की ओर मुड़े। इसमें देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी आते हैं। इनमें जो प्रमुख कवि थे जो अकविता से जनवाद की ओर गए तो वो थे धूमिल, कुमार विकल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी तथा इब्बार रब्बी। जनवादी आंदोलन 1967 ईस्वी के आसपास की विशेष परिस्थितियों का परिणाम है। नई कविता के दौर में आज़ादी से मोहभंग की शुरुआत हो चुकी थी। कल भी बताया था कि आज़ादी एक तरह से स्वप्न भंग होना या मोहभंग होना। आज़ादी के बाद अनेक स्वप्न संजोए हुए थे। हर कवि मन अपने आज़ादी को एक विशेष तरीके से, जो आज़ादी से पहले के वादे थे वो उन्हें पूरे नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से जनवादी जो आंदोलन है वो अपना स्वरूप धारण करता है, स्वरूप ग्रहण करता है और लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ को कविता के माध्यम से सत्ता तक पहुँचाना चाहता है। क्योंकि देश की जो तथाकथित आज़ादी व्यक्ति के स्तर पर रूपांतरित नहीं हुई थी, उसका मुख्य कारण यही था। प्रगतिवादी कवि इस कागजी आज़ादी की निरर्थकता लगातार बता ही रहे थे। 7वें दशक यानी 1960 से जो 70 की जो स्थितियाँ थी उसमें तेज़ी से बदलाव आया और स्थितियाँ तेज़ी से बिगड़ी भी। तो 1962 ईस्वी में चीन से युद्ध हुआ भारत का, जिसमें भारत की पराजय हुई, और 1965 में पाकिस्तान से फिर युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान से हम विजय तो रहे, लेकिन युद्धों के लगातार दौर ने मानो एक तरह से कमर देश की तोड़ दी थी। तो 1967 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत तो गई, किंतु जीत का जो अंतर था बेहद मामूली था। केरल तथा पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सरकारें बनी, जिससे जनवाद की सुगबुगाहट पैदा होने लगी थी। इसी समय नक्सलवाद, जिसे हम आजकल लाल सलाम के नाम से भी जानते हैं, या हम कहते हैं लेफ्ट कहते हैं, या उसे वामपंथी कहते हैं, वामपंथी विचारधारा, तो वो तीव्रता से उभर रहा था। और अनेक जितने विश्वविद्यालय हैं आदि हैं, तो उसमें छात्र छात्राओं को यानी विद्यार्थियों को मार्क्सवादी साहित्य और माओवादी साहित्य या वामपंथी साहित्य ये मुफ्त में बांटा जाता था, और साथ ही साथ यानी अपने वो समर्थक बढ़ा रहे थे। तो जनवाद का एक नया स्वरूप वामपंथ के रूप में भी उभर रहा था, जिससे जन क्रांति के प्रति आस्था गहराने लगी थी। इस समय जो था एक समाजवादी जो नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भी देश में बड़े परिवर्तन के लिए आह्वान कर रहे थे उस समय। कुल मिलाकर इस समय यानी जो जेपी आंदोलन के रूप में हम जानते हैं जिसे, वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था। तो कुल मिलाकर इस समय ऐसा लगने लगा था कि कभी भी जनवादी क्रांति हो सकती है। इसी के प्रभाव स्वरूप जनवादी कविता की शुरुआत हुई। मोटे तौर पर 1967 से 1980 ईस्वी तक यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। और जनवादी कविता के आंदोलन जो है 2 चरणों में दिखाई पड़ते हैं। पहला चरण तो 1967 से 1975 तक का है, और जबकि दूसरा जो चरण है वो 1975 ईस्वी के बाद का है, जो किसी न किसी रूप में अभी तक चल रहा है।
पहले चरण में जोश व उमंग की अत्यधिक मात्रा दिखती है, क्योंकि इस समय सामाजिक परिवर्तन की संभावना के प्रति गहरा विश्वास विद्यमान था। इस चरण में कविता के चिंतन, मुहावरों और आक्रामक शैली का प्रभाव भी दिखता है। वहीं 1975 ईस्वी में अचानक आपातकाल की घोषणा हुई इंदिरा जी के समय में, और इससे क्रांति का सपना जो टूटा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना भी कठिन हो गया। इसके बाद जातिवाद व सांप्रदायिकता का तीव्र उभार हुआ तथा जनवादी क्रांति की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। स्वाभाविक है कि दूसरे चरण की जनवादी कविता में निराशा का भाव अधिक प्रबल है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बचाने की चेतना केंद्रीय है। प्रगतिवाद व जनवाद परस्पर संबंधित होकर भी समानार्थी नहीं है। यह ठीक है कि प्रगतिवादी चेतना ही आगे चलकर जनवादी जो कविता है या जो जनवादी कविता के रूप में ही विद्यमान होती है या बनती है, तो प्रगतिवादी जो मार्क्सवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की जो समाजवादी व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित था। जनवाद के समय तक चीन की जनवादी क्रांति संपन्न हो चुकी थी। चीन भौगोलिक व आर्थिक दोनों दृष्टियों से भारतीय परिस्थितियों के अधिक निकट था और वहां की क्रांति में कृषकों की केंद्रीय भूमिका रही थी तथा जनवादी शासन में भी एक वर्ग की तानाशाही के स्थान पर कृषक, मजदूर तथा बुजुर्गा वर्ग की सम्मिलित व्यवस्था को अपनाया गया था। भारत का मार्क्सवाद दल भी चीन से अधिक प्रभावित था। भारत के समाजवादी जो विचारक थे, समाजवादी विचारक जैसे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब कृषि मूलक समाजवाद की स्थापना पर बल दे रहे थे, जो जनवाद के अधिक अनुकूल था। इस रूप में जनवाद प्रगति का एक नया संस्करण था, किंतु इसमें मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग किया गया। ये नहीं कि पूरी मार्क्सवादी जो विचारधारा चली आ रही थी उसे जो का त्यों हमारे विचारकों ने अपना लिया, बल्कि उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हिसाब से उसे यहाँ पर प्रयोग किया गया तथा सोवियत मॉडल के विपरीत चीनी मॉडल को प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ पर जनवादी कविता के दोनों चरणों की जो था एक अनेक विचारधाराएं, जन भी वो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार रही कि उसमें राजनीतिक स्थितियों के प्रति एक तीव्र आक्रोश था। जो जनवादी कविता है उसमें राजनीतिक परिस्थितियां, जो स्थितियां थी, सत्ता के प्रति आक्रोश था। धूमिल की कविता में अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। तो धूमिल का एक गुस्सा था जो केवल धूमिल का नहीं, जनता का गुस्सा था। और इस चरण में जो कविता थी वो सामाजिक परिवर्तनों की जो संभावना थी उसके प्रति आस्था का भाव दिखाई पड़ता है कविता में। तो उसका उदाहरण देखिए रघुवीर सहाय की कविता में, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। और इसी समय आप को जैसे हमने कक्षा में बताया था कि दुष्यंत कुमार जो हिंदी गज़ल के प्रणेता माने जाते हैं, प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, तो उन्होंने भी जनवादी जो चेतना उनकी भी मुखरित हुई कविताओं के माध्यम से, और वे आह्वान करते हैं। उनका ये जो कविता की पंक्तियां थी उस समय जनवादी आंदोलन में गाई जाती थी। सभी जो युवा वर्ग था वो युवा वर्ग इनकी कविताओं से जोश में भर जाता था। और इनकी कविताओं में, इनकी गज़लों में जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस प्रकार ये उस समय जनवादी आंदोलन की एक तरह से प्रमुख पंक्तियां बनी। तो द्वितीय चरण को देखते हैं कि द्वितीय चरण में जो 1975 के बाद का चरण है उसमें जो कविता में एक तो आपातकाल का दौरान जो सत्ता के दमन के जो चित्र थे वो बहुतायत दिखाई देने लगे थे, तो वो कविताओं में भी उसी प्रकार उकेरे गए। आज़ादी का हनन कैसे हो रहा था, इन चित्रों को भी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। उदाहरण देखिए कि रघुवीर सहाय लिखते हैं, मैं क्या कर रहा था जब मैं मरा,
मैं क्या कर रहा था जब मैं मरा, मुझसे ज़्यादा तो तुम जानते लगते हो। तुमने लिखा, मैंने कहा था स्वाधीनता, शायद मैंने कहा था बचाओ। और व्यक्तिगत स्वाधीनता के छिन जाने की चिंता इस दौर की कविताओं के केंद्र में है, 1975 के बाद की कविताओं में। तो रघुवीर साहब यहाँ पर भी लिखते हैं कि हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे, और तुम मारे जाओगे। दुष्यंत कुमार भी यहाँ पर लिखते हैं कि जिस तबाही से लोग डरते थे वो सरेआम हो रही है अब, जिस तबाही से लोग डरते थे वो सरेआम हो रही है अब, असमत ए मुल्क इस सियासत के हाथों नीलाम हो रही है अब। तो यहाँ पर जनवादी जो कविता है, प्रगतिवादी कविता का एक नया विस्तार कहा जा सकता है। हालांकि इसमें भारतीय स्थितियों के प्रति अनुकूलता का भाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह आंदोलन, कविता और जन के बीच के गहरे संबंधों की पुनर्स्थापना भी है। और यहाँ आज भी जनवाद से जुड़े कवि निरंतर जनवादी तेवर को लेकर अपनी कविताएं रच रहे हैं।